गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज वापस द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में जो आर्टिकल्स आए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से है। एक आर्टिकल है आपका लेसन फ्रॉम इंडियाज ऑल कॉज मॉर्टेलिटी डेटा। ये आपका एक मेन आर्टिकल है। दूसरा है मेजर आर्टिकल में द अब्राहम अकॉर्ड एज इंडियाज वेस्ट एशिया ब्रिज। ये तो आपके मेन आर्टिकल्स है आज। बाकी के दो, थर्ड वन इज के ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका आर्टिकल, ये थर्ड आर्टिकल है आपका ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट। एंड द फोर्थ वन इज के द आर्म्स एंड द वीमेन। ये चार आर्टिकल है आपके। ये चार आर्टिकल में से बात करें तो पहले ऊपर वाले सेक्शन के दो आर्टिकल, द ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट एंड ये वाला लेसन फ्रॉम इंडियाज ऑल कोज मॉर्टेलिटी डेटा, ये आपकी मेन एग्जाम या फिर प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये दो आर्टिकल। ठीक है, कि अगर ये आर्टिकल की इन जनरल में बात करूँ कि मॉर्टेलिटी डेटा, तो पेंडेमिक के टाइम में इंडिया में मॉर्टेलिटी डेथ किस तरीके से हुई थी, कहाँ हुई थी, ग्लोबल लेवल की कंपैरिजन हम लोगों ने क्या एफर्ट्स डाले थे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो आपको ना प्री में ये डेटा काम लगने वाला है ना मेन एग्जामिनेशन में, फिर भी आपको एक बार अगर गो थ्रू करना हो तो आप अपनी तरफ से ये आर्टिकल को गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, डिस्कशन हम लोग ये आर्टिकल का आज नहीं करने वाले। सेम यहाँ पे कि ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट, आरबीआई ने अपना मंथली असेसमेंट रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, आरबीआई ने अपना मंथली असेसमेंट रिपोर्ट निकाला है, तो वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ का काम नहीं है। एग्जाम के आगे सबसे रिसेंट जो रिपोर्ट आएगा उसी को डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये मंथली रिपोर्ट अभी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पहले वाला जो भी रिसेंटली द मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट होगा वो हम लोग गो थ्रू कर लेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे नीचे है, द अब्राहम अकॉर्ड एज इंडियाज वेस्ट एशिया ब्रिज और दूसरा आर्म्स एंड द वीमेन। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करना है आज। चल, तो स्टार्ट करते हैं ये अब्राहम अकॉर्ड से। तो हेडलाइन पढ़ने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई अब्राहम अकॉर्ड क्या है। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वैसे ब्रीफ में कि अब्राहम अकॉर्ड्स इजराइल और कंसोर्टियम ऑफ अरब स्टेट्स, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन ये दो अरब स्टेट्स और इजराइल, ये तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें मीडिएशन यूएसए ने किया था। ठीक है, ट्रम्प के टाइम पे ये, डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे ये हुआ था साइन। ठीक है, जिसमें मीडिएशन यूएसए ने किया था। ये एकड़ों की यहाँ पे ब्रीफ में बात की गई है। अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं कि ये एकॉर्ड में क्या चीज थी, तो मेन दो चीज थी कि ये एकॉर्ड के तहत ये तीनों कंट्री एक दूसरे के कंट्री में अपनी एम्बेसीज बनाएंगे। ठीक है, और अपने एम्बेसडर्स एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अपने एम्बेसडर्स एक्सचेंज करेंगे। ये एक मेन पॉइंट था उनका, ये अकॉर्ड का, अब्राहम अकॉर्ड का। और दूसरा कि वर्किंग टुगेदर, भाई साथ में मिलके काम करेंगे, कोऑपरेशन बढ़ाएंगे हर एक सेक्टर में, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो कल्चरल सेक्टर हो, चाहे वो पीस हो, हर एक सेक्टर में वो लोग साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट थे कि जनरली जो इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में टसल चलती रहती है, जिसको लेकर अरब कंट्रीज को भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है, इसराइल को भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है, वो ना हो। ठीक है, वो चीज से बियॉन्ड उन लोगों ने कोऑपरेशन की बात की थी ये अकॉर्ड से। तो दो अरब स्टेट्स बहरीन एंड यूएई और थर्ड इज इसराइल, ये तीनों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। सितंबर 2020 में साइन हुआ था, जिसमें मीडिएशन यूएसए ने किया था। तो प्री स्पेसिफिक इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए, अब्राहम अकॉर्ड क्या है, किसने किसके बीच में साइन हुआ है और मीडिएशन कौन था और कब साइन हुआ है। ठीक है, सबसे मेजर फायदा अगर इजराइल की बात करें तो वही पीसफुल कंट्री कंडीशन बनी रहेगी। और अरब कंट्रीज के लिए अगर सबसे मेजर फायदा देखें तो वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर एक मेजर बेनिफिट, के
अल अक्सा मॉस्क, ठीक है? अल अक्सा करके मस्जिद है इज़राइल के जेरूसलम में, ठीक है? जो आपको आइडिया होगा 1 आध साल पहले न्यूज़ में था, ठीक है? इज़राइल के जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क है, जो इस्लामिक रिलिजन के लिए थर्ड मोस्ट होलीएस्ट प्लेस मानी जाती है। मक्का और मदीना के बाद थर्ड मोस्ट होलीएस्ट प्लेस ये मानी जाती है अल अक्सा मॉस्क। तो इज़िली एक्सेस मिल पाएगा अरब कंट्रीज़ के इस्लामिक रिलीजन के लोगों को, ठीक है? तो ये एक मेजर बेनिफिट है। उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ये अकॉर्ड को लेकर। तो ये एक मेजर फ़ायदा रहेगा ये अकॉर्ड से। तो ये तो बात हो गई कि भाई अरब कंट्रीज़, ठीक है? ये तो बात हो गई अरब कंट्रीज़। इंडिया का भी इस पे स्टैंस देखना है कि इंडिया को क्या कुछ बेनिफिट है, इंडिया का क्या अप्रोच है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखनी है, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले जब यहाँ पे बात अरब कंट्रीज़ की चल रही है, तो आपको थोड़ा बहुत मैप का आइडिया होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के मैप का आइडिया होना चाहिए। तो ये एक मैप है, याद रखने वाली चीज़ है आपको कि ये अरेबियन पेनिनसुला, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला वाला पोर्शन, ये वेस्टर्न एशियन रीजन, यहाँ पे पड़ता है आपका मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे पड़ता है आपका रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा फिर अरेबियन सी, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ ओमन और ये आपका पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ पर्शिया जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है? तो ये एक बेसिक प्लेसमेंट बाउंड्रीज के पास मेडिटेरेनियन सी से लेके पूरा यहाँ पे पर्शियन गल्फ तक, ठीक है? चॉक पॉइंट या फिर चैनल्स की बात करें तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है? गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमन के बीच में आपका पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो आपको पता होना चाहिए। जनरली यूपीएससी में मैप वाले क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें आती है। दूसरा चॉक पॉइंट यहाँ पे है बबल मंदब, ठीक है? बबल मंदब वो आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में जनरली ये 2 में लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है? ये 2 में लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ये क्लियर रखिएगा। एंड द थर्ड वन इज़ कि यहाँ पे सुएज़ कैनाल, ठीक है? थर्ड वन इज़ सुएज़ कैनाल। ठीक है, अब ये रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पूरी दुनिया की यहाँ पे नज़र क्यों रहती है और इंडिया के लिए भी इवन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जैसे यहाँ से बात करें कि भाई अरेबियन सी से होते हुए अगर कोई शिप जाता है, ये चॉक पॉइंट को क्रॉस करते हुए रेड सी से होते हुए सुएज़ कैनाल, तो यहाँ पे उसको पूरा नीचे ऊपर यूरोप का अगर और आगे जाए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से पास होते हुए अटलांटिक ओशन में जाए तो यूएसए का सॉरी और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स का और यहाँ पे नॉर्दर्न अफ्रीका का बहुत ही लार्जर कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है? ये जो एक मेन ट्रेड रूट है दुनिया का, इससे लार्जर कनेक्टिविटी मिलती है और यहाँ पे है हमारा इंडिया, तो इंडिया ये ट्रेड रूट यूज़ करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे ये जो गल्फ रीजन है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया यहाँ से ऑयल और गैस ले जाती है। तो ये ले जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमेशा ओपन, पीसफुल रहना चाहिए। तो ये तो मेन बात हो गई कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये रीजन पूरी दुनिया के लिए। तो सेम रीज़न इंडिया के लिए भी है कि ट्रेड रूट ओपन रहे और यहाँ से इंडिया इज़िली ऑयल और गैस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना है वो कर सके, ठीक है? तो ये मैप का आपको आइडिया होना चाहिए डिटेल। ठीक है? उसके अलावा अगर आगे अगर बात करें कि न्यूज़ में यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया है कि अभी रिसेंटली हमारी एक एक्सरसाइज़ हुई थी यूएसए के साथ सॉरी यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारी ज़ैद तलवार करके नेवल एक्सरसाइज़ हुई थी और ये सारी चीज़ें इंडिया की भी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी चलती रहती है ये सब कंट्रीज़ के साथ। तो इंडिया को साथ में लेके ये सारी चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करें, तो इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है वेस्टर्न एशियन रीजन वो आपको पता होना चाहिए। तो अलग-अलग रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया के लिए पूरा वेस्टर्न एशियन रीजन ज़रूरी बन जाता है। तो अगर पहली बात करें कि ऑयल और गैस, तो इंडिया का ऑयल और गैस का 70 परसेंटेज से भी ज़्यादा सप्लाई वेस्टर्न एशियन रीजन से आता है। तो इसलिए भी इंडिया चाहता है कि वहाँ पे पीसफुल कंडीशन बनी रहे, जो अब्राहम एकॉर्ड जिसका एक मेन पॉइंट हो सकता है, मेन फोकस एरिया हो सकता है कि जिससे वो एरिया में पीसफुल कंडीशन बनी रहे। तो इंडिया को अपना ऑयल और गैस का सप्लाई मेंटेन रखना है। उसके अलावा ट्रेड लाइन्स या फिर ट्रेड रूट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और सुएज़ कैनाल से होते हुए अलग-अलग जाते हैं ट्रेड, वो ट्रेड लाइन्स हमेशा ओपन रहे। जैसे बीच में अगर आपको आइडिया हो 1-2 साल पहले, तो जो इज़राइल और अरब कंट्रीज़ ईरान के बीच में जो टसल हो गई थी, जिसके चलते हुए ये ट्रेड लाइन पे ज़्यादा खतरा बन गया था, ठीक है? तो ये हमेशा के लिए ओपन रहे, वो इंडिया के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा
इंडिया का डायस्पोरा, ठीक है? इंडिया का डायस्पोरा की बात करें तो करीब-करीब 8 मिलियन जितने इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे बेस्ड है। अलग-अलग पर्पज़ से, बिज़नेस पर्पज़ से, एजुकेशन पर्पज़ से, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से, रेसिडेंस पर्पज़ से, अलग-अलग पर्पज़ से 8 मिलियन जितने इंडियन डायस्पोरा वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में लोकेटेड है। तो इंडिया को इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि वेस्टर्न एशियन रीजन पीसफुल कंडीशन में रहे हमेशा, ठीक है? उसके अलावा अगर रेमिटेंस की बात करें, जो इंडियन एनआरआईज़ वेस्टर्न एशियन रीजन से इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो इंडिया का मोर देन 50% जितना रेमिटेंस वेस्टर्न एशियन रीजन से आता है। ये जो इंडिया के जीडीपी का 2 टू 3% जितना हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, उसमें अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपको ये एक चीज़ आइडिया होगी कि आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो इंडिया, रशिया और ईरान का तीनों कंट्री का मिलके कोऑपरेशन है वेस्टर्न एशियन रीजन में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। तो इसको भी अगर आगे चलाना है, तो इंडिया को ज़रूरी है कि वहाँ पे पीसफुल कंडीशन बनी रहे। उसके अलावा जैसे आपको पता होगा तो चाबहार पोर्ट, इंडिया ने ईरान में जो चाबहार पोर्ट बना है, जिससे अफ़गानिस्तान में इंडिया को एक्सेस मिल पाएगा और पूरे वेस्टर्न एशियन रीजन में इंडिया को एक्सेस मिल पाएगा, ठीक है? तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है इंडिया को कि पीसफुल कंडीशन बनी रहे। तो इसलिए भी इंडिया सपोर्ट करता है ऐसे अकॉर्ड्स को, अब्राहम अकॉर्ड्स। उसके अलावा नॉर्मल वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है? इंडिया से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिक्योरिटी की बात करें तो चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है? अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स थियरी के तहत अलग-अलग कंट्रीज़ के अलग-अलग पोर्ट, ठीक है? अलग-अलग पोर्ट्स को अप्रोच कर रहा है, टारगेट कर रहा है और वहाँ पे अपना स्टेशंस, मिलिट्री स्टेशंस बनाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है? तो चाइना के पास एक्सेस है पूरे इंडियन ओशन रीजन का। सेम इंडिया को भी पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक्सेस बना रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, उसके लिए इंडिया इंडिया को भी ऐसे कोऑपरेशन ज़रूरी है, ठीक है? तो इंडिया के पास मल्टीपल रीज़न्स हैं ऐसे अकॉर्ड्स को सपोर्ट करने का। इंडिया भी चाहता है कि पूरे वेस्टर्न एशियन रीजन में पीसफुल कंडीशन बनी रहे, ठीक है? तो ये तो बात हो गई कि इंडिया का कंसर्न क्या है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए आपकी मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, अब्राहम अकॉर्ड आता है, ठीक है? अब्राहम अकॉर्ड जैसी कोई चीज़ आती है या वहाँ से वेस्टर्न एशियन रीजन की बात हो तो आपको इंडिया को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इंडिया का कंसर्न क्या है, ठीक है? तो ये इंडिया का कंसर्न है। इंडिया कैसे अप्रोच करता है वेस्टर्न एशियन रीजन को, ठीक है? वेस्टर्न एशियन रीजन को इंडिया कैसे अप्रोच करता है? तो जैसे ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी थी पहले जिसको एक्ट ईस्ट बना दिया, ठीक है? ईस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया के ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जिसको इंडिया ने एक्ट ईस्ट बना दिया। तो सेम के यहाँ पे इंडिया के पास लुक वेस्ट पॉलिसी है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे इंडिया के पास लुक वेस्ट पॉलिसी है। इसमें अलग-अलग चीज़ों की इंडिया बात करता है। जैसे इंडिपेंडेंट अप्रोच इंडिया को बनाए रखना है कि भले वेस्टर्न एशियन रीजन में अलग-अलग कंट्रीज़ की एक-दूसरे के साथ टसल चलती रहे, पर इंडिया को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट टसल, इंडिया को अपना अप्रोच इंडिपेंडेंट रखना है कि इज़राइल के साथ इंडिया का रिलेशन अलग है, सऊदी अरेबिया के साथ अलग है, बहरीन के साथ अलग है, कुवैत के साथ अलग है, ओमान के साथ अलग है। इंडिया को वो टसल से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ना उसके उसमें आना है, ठीक है? तो इंडिया का अप्रोच इंडिपेंडेंट रहे, ये फोकस पॉइंट है वेस्ट एशियन सॉरी लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया का। दूसरा कि ओमनी डायरेक्शनल एंगेजमेंट बना रहे हैं। ओमनी डायरेक्शनल एंगेजमेंट कि भई सिर्फ सिक्योरिटी या फिर सिर्फ ऑयल और गैस तक बात सीमित नहीं रखनी है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ। ट्रेड भी मेंटेन रखना है, कल्चरल कनेक्टिविटी भी रखनी है, पीसफुल कंडीशन के लिए भी बात करनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करनी है, एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करनी है। भई बियॉन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओमनी डायरेक्शनल पर्पस फुलफिल करना है। तो ये भी एक फोकस पॉइंट है वेस्ट एशिया सॉरी लुक वेस्ट पॉलिसी का इंडिया की। उसके अलावा सस्टेन्ड डिप्लोमेसी कि ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रीज़ के साथ कोई बार अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लिया, कोई बार लोअर स्केल पे आ गया वो रिलेशन, ऐसा नहीं है। वो डिप्लोमेसी सस्टेन्ड रहनी चाहिए। एक बार कोऑपरेशन किया कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, फिर वो सस्टेन्ड रहेगा। चाहे वो बाकी और कोई कंट्री का, थर्ड कंट्री का वो कंट्री की तरफ या फिर इंडिया की तरफ अप्रोच कुछ भी क्यों ना हो, इंडिया की डिप्लोमेसी सस्टेन्ड रहेगी। ठीक?
उसके अलावा एक मेन पॉइंट कि इस्लामिक लिंक इंडिया को बनानी है। जैसे अरब कंट्रीज़ वेस्ट एशिया में मेजरली अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ इस्लामिक ओरिजिन वाले हैं, सेम इंडिया, इंडिया में भी इस्लाम रिलिजन को फॉलो करते हुए लोग बहुत हैं। तो ये एक मेजर कॉमन अप्रोच है इंडिया के पास कि ये सिमिलैरिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, इस्लामिक लिंक भी बनानी है। तो ये भी इंडिया चाहता है कि ये चीज़ को भी फ़ायदा मिले, ठीक है? तो ये उसकी पॉलिसी का पार्ट रहेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशन बनाए रखने हैं। तो क्यों? पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशन इसलिए बनाए रखने हैं क्योंकि बीच में अगर आपको आइडिया हो कि इंडिया को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी कि पाकिस्तान से जो रोड जा रहा है अफ़गानिस्तान, इंडिया को उसका यूज़ करना था बट पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था, ठीक है? तो ऐसा कुछ ना हो इन फ्यूचर पाकिस्तान अपना रोड कनेक्टिविटी इंडिया को अवेल कराए तो इसलिए पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मल कंडीशन बनाए रखनी है, ये भी उसकी लुक वेस्ट पॉलिसी का एक पार्ट रहेगा, ठीक है? उसके अलावा अफ़गान स्टेबिलिटी की भी बात करता है, जैसे अभी आपको पता है कि भई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है? तालिबान ने एक्वायर कर लिया है, तो वो रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है? सरकार चाहे कोई भी हो, वो रीजन में एटलीस्ट स्टेबिलिटी बनी रहे, वो भी इंडिया चाहता है, ठीक है? तो अफ़गान स्टेबिलिटी भी इंडिया कमिट करता है अपनी पॉलिसी के तहत। उसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बना रहे, ठीक है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इंडिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा रहे और उसको एक्सेलरेट करना है इंडिया को। ये जीसीसी के साथ जो भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, वो मेंटेन और एक्सेलरेट रहे, ये भी इंडिया का फोकस पॉइंट है। तो जीसीसी क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल तो 6 कंट्री का एक ग्रुप है, इसमें यूएई हो गया, कुवैत हो गया, उसके बाद कतर, ओमान, बहरीन और आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है? ये 6 कंट्री का ये ग्रुप है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके साथ भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंडिया को बढ़ाना है, ठीक है? तो ये एक चीज़ होगी, उसके अलावा डिफेंस डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी भी इंडिया को मेंटेन रखनी है। जैसे आपको आइडिया है, जैसे अभी न्यूज़ में ये कहा है कि ये ज़ायद तलवार करके नेवल एक्सरसाइज, तो ऐसी अलग-अलग आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज भी इंडिया उन लोगों के साथ करता है, हर एक कंट्री के साथ, ठीक है? वेस्टर्न एशियन के हर एक कंट्री के साथ ऐसी डिफेंस एक्सरसाइज भी करता रहे, वो ज़रूरी है, ठीक है? ताकि उसका भी कोऑपरेशन बना रहे, तो ये भी इंडिया की पॉलिसी का एक फोकस पॉइंट है और उसके अलावा वेस्टर्न एशियन में कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस होता है, तो उससे इंडिया कोप अप करेगा, ठीक है? उससे इंडिया कोप अप करेगा। इंडिया का स्टैंस, इंडिया का अप्रोच उसकी वजह से नहीं बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। वहाँ पे भले कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस हो, इंडिया उसके साथ कोप करेगा, ठीक है? न्यूट्रल अप्रोच रहेगा इंडिया का, पॉजिटिव नेगेटिव से भी ज़्यादा न्यूट्रल अप्रोच रहेगा, ठीक है? तो ये 8-9 पॉइंट्स को नज़र रखते हुए इंडिया ने अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी फ्रेम की है। ये कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक कंट्री के साथ हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो ऑयल और नेचुरल गैस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो ट्रेड हो, हर एक एस्पेक्ट में इंडिया को रिलेशन मेंटेन रखना है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर आप वेस्ट एशियन रीजन पढ़ रहे हो और इंडिया का कनेक्शन आपको बिठाना है, तो इंडिया की पहले तो कंसर्न जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया का क्या कंसर्न है और इंडिया कैसे पूरे रीजन को अप्रोच करता है। तो ऑब्वियसली इंडिया का कंसर्न बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया इस तरीके के अकॉर्ड्स को सपोर्ट करेगा कि हाँ, बराबर है, आप लोग भी पीसफुल कंडीशन बनाए रखो, ठीक है? तो ये एक आर्टिकल आपका प्री और मेन दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम का है। प्री के लिए आपको अलग-अलग कंट्रीज़, उसकी बाउंड्री, उसका मैप, सारे ट्रेड रूट्स, ठीक है? तो सारे कंट्रीज़ के कैपिटल्स, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैप को लेकर, ठीक है? उसके अलावा इंडिया ने अपने कहाँ-कहाँ पे अपने पोर्ट्स बनाए हैं, कहाँ-कहाँ पे अपने एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए हैं, कौन-सी कंट्री के साथ कौन-सा एग्रीमेंट साइन किया है, वो सब आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ये एनालिसिस, वेस्टर्न एशियन रीजन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इंडिया उस पे कैसे काम कर सकता है, वो पूरा एनालिसिस आपको मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, ठीक है?
तो ये आर्टिकल हो गया जो आपका काम का है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे है कि आर्म्स एंड द वुमेन, ठीक है, आर्म्स एंड द वीमेन। 2 चीज़ की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। 2 चीज़ की यहाँ पे बात की गई है कि सबसे पहला ये एक कि द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स केस, ठीक है। ये केस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लास्ट ईयर में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया जजमेंट, ठीक है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, जनरली 10+4 जितना होता है कि 10 साल की शॉर्ट सर्विस प्लस 4 इयर्स आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो जनरली ये 10+4 होता है एसएससी आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि ये एसएससी को ग्रांट करना है परमानेंट कमीशन में। किसको? फीमेल के लिए, वुमेन के लिए ये शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन ग्रांट करना है। तो ये आप लोग करो, ठीक है। तो ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि एसएससी को परमानेंट कमीशन में ग्रांट करना है वीमेन के लिए, ठीक है। अदर देन यहाँ पे लिखा है कि अदर देन कॉम्बैट रोल, ठीक है। अदर देन कॉम्बैट रोल में हर एक अदर देन कॉम्बैट रोल हर एक पोस्ट के लिए आप फीमेल को परमानेंट कमीशन ग्रांट करो, ठीक है। जिसमें फीमेल ऑफिसर्स रैंक पे पोस्ट होती है। अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो ऑफिसर्स रैंक पे सिलेक्ट किया जाता है फीमेल को, मतलब किसी भी पर्सन को। तो ये फीमेल को अवेल कराने के बाद लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अभी रिसेंट की बात करें कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, ठीक है। अभी कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें वुमन को भी अपीयर करने की अनुमति दी जाए, ठीक है, कि फीमेल भी उसको अपीयर कर सके। एनडीए की जो एग्जाम है ये एग्जाम देके आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हो। डिपेंड्स आपका रैंक कैसा है, आपके स्कोर कैसा है, उसकी वजह से आप आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएमए सॉरी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, नेवल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो या फिर एयरफोर्स एकेडमी। आप तीनों में से कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद इसमें आपका 3 से 4 साल का कोर्स रहता है और उसके बाद आपको ऑफिसर्स रैंक पे पोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें भी फीमेल को अपीयर करने दिया जा सके, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भई डिफेंस में अगर फीमेल के रोल की बात करें, कि डिफेंस में फीमेल का रोल क्या है? तो लास्ट ईयर ये था कि परमानेंट कमीशन करना है, अभी ऐसा बोला कि एनडीए में भी अपीयर कर सके। जनरली ये 12th के बाद बाद होता है, ठीक है। जनरली ये जो होता है एनडीए वाला, वो 12th के बाद होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा बड़े स्केल पे ये कोई आर्टिकल नहीं है। ये एक ही पॉइंट है कि भई डिफेंस सेक्टर में फीमेल का रिप्रेजेंटेशन, तो लास्ट ईयर ये था, अभी कुछ ये स्टेज स्टेज है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग तरीके से आपको पता होना चाहिए डिटेल में, ठीक है। रीज़न क्या है? तो भई ऑब्वियस रीज़न है, आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की, तो आपको पता होगा कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है कंट्री से, कि भाई कोई भी जॉब हो, कोई भी सेक्टर हो, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है। ये चीज़ को हमारा बंधारण भी सपोर्ट करता है, ठीक है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ये चीज़ को सपोर्ट करता है, अलग-अलग आर्टिकल्स के थ्रू। आपको आइडिया होगा ही, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, ठीक है? 14 की अगर बात करें तो इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की बात करता है, अलग-अलग चीज़ों को लेकर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 16, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में, एम्प्लॉयबिलिटी में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसकी बात करता है। और आर्टिकल 19, ठीक है, फ्रीडम की बात करता है, इसमें भी एक आपका पार्ट आता है, ठीक है। तो ये अलग-अलग चीज़ों को लेकर भी हमारा बंधारण बोलता है कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए मेल और फीमेल, कोई भी जेंडर को, ठीक है, मेल, फीमेल या फिर कोई भी जेंडर को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये 2 चीज़ भी सपोर्ट करती है। तो एज़ सच कुछ अलग से तो मेन में ये नहीं आएगा, मेन एग्ज़ामिनेशन में, बस वन ऑफ द पॉइंट आप इसको यूज़ कर सकते हो कि भई फीमेल का रिप्रेजेंटेशन डिफेंस में भी होना चाहिए। ये 2 चीज़ उसको सपोर्ट करती है, ठीक है? और प्री में एज़ सच ये पॉइंट आने के चांसेस बहुत कम है। जैसे ज़्यादातर आ सकता है कि भई ये केस किससे रिलेटेड है, ठीक है? या फिर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया था उसमें किस चीज़ की बात की थी, उससे ज़्यादा तो एज़ सच आपको
प्री में कुछ आने के चांसेस कम है ये आर्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है? तो ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर केस चला था और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ऑर्डर पास किया है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप फर्दर डिस्कशन करना चाहो कि भाई क्या इसका आगे, तो आप 2 चीज़ें डिस्कस कर सकते हो कि भाई जुडिशियल एक्टिविज़्म या फिर ओवररीच, ठीक है? जुडिशियल एक्टिविज़्म या फिर ओवररीच, ये चीज़ आप फर्दर डिस्कस कर सकते हो। ये जो जुडिशरी खुद से कुछ चीज़ें बोलती है वो एक्टिविज़्म में आता है कि ओवररीच में आता है, ठीक है? वहाँ तक मैक्सिमम आप ले जा सकते हो ये डिस्कशन को। ये 2 ही आर्टिकल हमारे लिए काम के हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में, ठीक है? उसके अलावा आपको कुछ भी इस चीज़ पे क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कि ये आर्टिकल में ये पॉइंट मिसिंग है या फिर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी के 2 आर्टिकल आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, एज़ सच कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतना काम का नहीं लग रहा है। आप अपनी तरफ से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है? तो बाकी ये 2 आर्टिकल काम के हैं। ये आर्टिकल आपका बहुत ज़्यादा काम का है अब्राहम अकॉर्ड वाला और ये भी वन ऑफ द पॉइंट बन सकता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं द हिंदू एडिटर के न्यूज़पेपर सेक्शन के एनालिसिस के साथ, एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ, ठीक है? चलिए तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।